दोस्तों, मेरे ट्रैकिंग जीवन की शुरुआत वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक से हुई थी, जिसको ऑर्गेनाइज किया था क्लाइंबर्स एंड एक्सप्लोरर्स क्लब दिल्ली ने। और इसी ट्रैक का एकमात्र चित्र मेरे पास है जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये चित्र घांगरिया पे लिया गया है। पहले कैमरा तो हुआ नहीं करता था मेरे पास, पता नहीं किसने ये खींचा था, मुझे मालूम नहीं, हम में से किसी फ्रेंड्स ने खींचा होगा। तो इसके अलावा मेरे पास कोई चित्र नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसे लगाना उचित समझा, क्योंकि शुरुआत मेरी यहाँ से हो रही है 1982 से। इस वक्त मेरी आयु मात्र 19 साल हुआ करती थी। और ये जो मेरे मित्र हैं, उनमें से जो सबसे बीच में बैठा हुआ मित्र है विकास गुप्ता, और जो लेफ्ट साइड में है वो मनोज गुप्ता है। तो विकास ने ही मेरे ट्रैकिंग जीवन की शुरुआत कराई थी। ये पिंडारी ग्लेशियर गए थे सीसी के ट्रैक में 1981 में। उसके बाद इन्होंने मुझे चित्र दिखाया, तो मेरे हृदय में भी ये भाव आया कि मुझे भी ट्रैक पे जाना चाहिए। उसके बाद हमारा दूसरा ट्रैक हुआ नाग टिब्बा का, और ये नाग टिब्बा का ट्रैक हमारी मेरठ की ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन फॉर एडवेंचर एक्टिविटीज़ ने ऑर्गेनाइज किया था। और इस एसोसिएशन का ये पहला हिमालयन ट्रैक था। इस चित्र में आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग हमको सी ऑफ करने के लिए मेरठ के बस स्टैंड पर आए थे, जिसमें हमारे कार्यकारिणी सदस्य भी थे। और इसके साथ में पीछे अभी आप देखेंगे जो लंबे से एक शख्सियत दिखाई दे रही हैं, और एक जो सरदार जी दिखाई दे रहे हैं, वो हैं अजीत सिंह सेठी, जो उस ज़माने के विधायक हुआ करते थे। और ये जो पीछे खड़े हैं लंबी से, अभी अगले फ़ोटो में आप देखेंगे, ये हैं श्री टी जॉर्ज जोसेफ, जो उस काल में मेरठ के डीएम हुआ करते थे। अब इस फोटो वाली इसकी जो प्रेस रिलीज में आप पीछे देख सकते हैं, जो कैप लगा के खड़े हुए हैं, श्री टी जॉर्ज जोसेफ। ये टी जॉर्ज जोसेफ हमारे पैटर्न हुआ करते थे। हमारी संस्था के कई पैटर्न थे, उनमें से एक ये मुख्य पैटर्न रहे। तो ये इतने अच्छे इंसान थे कि जब पहला ट्रैक हमारा जाने वाला था, तो बस अड्डे पर ये स्वयं भी आए, और बड़ी प्रसन्नता के साथ हम लोगों को इन्होंने विदा किया। बहुत ही अच्छे इंसान रहे हैं ये। अभी भी शायद किसी उच्च पद पर मौजूद हैं सरकार में, मैं इस बारे में जानता नहीं हूँ आज की तारीख में, लेकिन ही इज़ ए वेरी गुड पर्सन। इसीलिए तो आप देखिए ना, इतने छोटे से कार्यक्रम के लिए भी ये लोग हमें वहाँ पे ये सी ऑफ करने के लिए आए हैं। इस प्रोग्राम में लगभग 15-16 लोग थे हमारे। और नाग टिब्बा का जो ये ट्रैक हुआ है, ये फरवरी में हुआ है, फरवरी 1984 में। अब आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए कितने विनम्रता के साथ हमको मिठाई खिला रहे हैं, और बहुत सारी शुभकामनाएं भी इन्होंने हमें दी हमारे इस ट्रैक की सक्सेस के लिए। जबकि हमारी ये संस्था को भी पूरी तरह ये समझ नहीं आ रहा था कि इस ट्रैक को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ अपने साथ ले जानी चाहिए। हमारे जो सीनियर्स थे उनको इतना एग्जैक्ट आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी हमारी संस्था ने पहली बार हिम्मत की कि किसी हिमालयन ट्रैक पे अपने सदस्यों को ले जाया जाए। तो ये फरवरी में ट्रैक हुआ था, और एक अच्छी बात यह है कि उस वक्त फरवरी में काफ़ी स्नोफॉल हुआ था। तो सबसे पहले हमें यहाँ से जाना हुआ था मसूरी, उसके बाद हम नाग टिब्बा गए, मसूरी के आसपास के क्षेत्र भी देखे थे हमने। उसके बाद हमारा ट्रैक शुरू हुआ था। तो ये बड़ा मज़ेदार ट्रैक रहा था। पहला ट्रैक था, पहली बार हिमालय को देखा, पहली बार बर्फ़ को देखा, बड़ा क्रेज़ था। स्नो का बड़ा क्रेज़ होता है। जिसने कभी ज़िंदगी में स्नो नहीं देखी, उसके लिए स्नो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उसको लगता है कि पता नहीं क्या मिल गया तेरे को, बर्फ़ में चला गया है तू। आज भी मैं समझता हूँ इतने सारे लोग ट्रैक पर जाते हैं, जो पहली बार जाते हैं, उनके अंदर ये कहीं ना कहीं उनके अंदर एक उत्कंठा होती है कि काश हमें ट्रैक पर स्नो मिल जाए, स्नोफॉल मिल जाए। तो ऐसा ही एक फीलिंग हमारे अंदर भी मौजूद था।
कि हमें स्नो मिल रही है क्योंकि हम फरवरी में जा रहे हैं। खैर पहले इतने साधन नहीं होते थे, आज तो जहाँ स्नोफॉल होता है कुछ ही मिनट में फ़ोटो सारे में पब्लिश हो जाते हैं, सारे मीडिया पर आ जाते हैं। 84 में ऐसी कोई फैसिलिटीज़ होती नहीं थी, बस कहीं बस वाले बता देते थे या किसी का टेलीफोन आ जाता था कि मसूरी में या कहीं स्नोफॉल हो रहा है, आप लोग घूमने आ जाओ। तो ये सब चलता था। अब ये जो चित्र आपके सामने आ रहा है ये मसूरी की अग्रवाल धर्मशाला का है। हम लोग जब अपने साथ बहुत सारे बर्तन ले गए थे, बड़ी हंसी आती है, इतने बड़े बड़े बर्तन ले गए थे, किसी को कुछ पता ही नहीं था कि कितना होना चाहिए, यूटेंसिल्स किस तरीके का होना चाहिए। फिर भी हम लोगों ने मैनेज किया, क्योंकि कोई भी चीज़ पहली बार करते हैं परेशानी तो होती है, लेकिन साथ में मज़ा भी बहुत आता है। तो अब ये पूरी तली जा रही हैं धर्मशाला के कमरे के अंदर। अग्रवाल धर्मशाला है मसूरी की, जो बस स्टैंड से मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर ऊपर की तरफ आ जाती है। तो पहली बार हम लोगों ने इस तरीके से खाना बनाया, खुद ही खाना बनाया और इसका भरपूर मज़ा लिया। जो पहली नाइट थी हमारी बहुत ही मज़ेदार थी, जो आप देख ही रहे हैं कितने मज़े से लगे हुए हैं, जितना जिसको आ रहा था सब कर रहा था लेकिन इतना अच्छा फील हुआ पहली बार, आज भी मुझे उसकी जो स्मृतियां हैं मेरे जहन में एज इट इज़ मौजूद हैं। अब ये जो दूसरा चित्र है ये बिस्तर में जाने के समय का है, और उससे पहले थोड़ा सा कैंप फायर वाला घटनाक्रम चल रहा है। हम में से कुछ लोग जो थे अपना कुछ कुछ सुना रहे थे, किसी ने गाना सुनाया, किसी ने कविता सुनाई, किसी ने चुटकुले सुनाए। तो इस फोटो को देख के तो ऐसा लग रहा है कोई गाना गा रहा है और हम शांति से उसको आराम से सुनने का आनंद ले रहे हैं। और ये जो आप स्लीपिंग बैग देख रहे हैं, मैट्रेस देख रहे हैं, ये स्लीपिंग बैग, मैट्रेस, रक्सैक हमें सीसी से प्राप्त हुए थे। तो जो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे मिस्टर राजकुमार R.K. गुप्ता, वो दादा से जुड़े हुए थे काफ़ी पहले से। तो इस कारण से हमको ये स्लीपिंग बैग या कैरी मैट हमें मिल गए थे इस ट्रैक के लिए। दूसरा चित्र आपके सामने आया है, ये है कैंपटी फॉल का। अगले दिन हमें कैंपटी फॉल आसपास के एरिया में जाना हुआ। कैंपटी फॉल गए, जो लोकल में थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी जगह किसी ने बताई कि ये अच्छी है, हम लोग वहाँ भी गए। और जाना हो रहा था सारा बर्फ़ के अंदर, एक तरीके से सड़क पे भी हमारा स्नो ट्रैक चल रहा था। कम से कम 1-1, 1.5 फीट के करीब स्नो रही होगी, क्योंकि हम देख रहे थे उस वक्त आर्मी की गाड़ियाँ आती हैं या कोई लोकल गाड़ियाँ आती है, तो उन्होंने अपने गाड़ियों के टायर के अंदर चेन लगा रखी थी जिससे वो स्किड ना हो पाए, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी स्नो सड़कों पर थी। अभी आप अगले चित्र में देखेंगे कि स्नो कितनी है, क्योंकि कैंपटी फॉल नीचे की तरफ पड़ता है तो यहाँ स्नो का प्रभाव इतना दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन आगे जो और भी चित्र आने वाले हैं उसमें आप देख सकते हैं कि स्नोफॉल कितना हुआ होगा। और इस वक्त कैंपटी फॉल पे भी काफ़ी अच्छी खासी ठंड थी। मुझे याद है सब फोटो तो खिंचा रहे थे, पर थोड़ी थोड़ी शिवरिंग की भी फीलिंग हो रही थी, क्योंकि पीछे से ठंडी ठंडी हवा का हम आनंद ले रहे थे। पहला आनंद तो फिर आनंद मज़ेदार होता है ना, ख़ास तौर से ऐसे एडवेंचर का। जिन लोगों को एडवेंचर के बारे में कुछ नहीं पता और वो एडवेंचर का मज़ा ले रहे हों तो कैसा लगता है। आप सबको भी अपनी पहली पहली ट्रैक की कुछ कुछ यादें ज़रूर होंगी। तो जैसा उत्साह आप लोगों के अंदर रहा होगा, कुछ कुछ वैसे ही उत्साह हमारे अंदर भी मौजूद था। चाहे ठंड लग रही हो, चाहे थक रहे हो, चाहे तकलीफ हो रही हो, सब एक तरफ, बस मज़ा आ रहा है। अब ये जो फोटो आया है इसमें आप देख सकते हैं कितना सारा स्नो पड़ा हुआ है। ये किसी शायद मसूरी के आसपास पार्क का है। अब मुझे इतना याद तो नहीं है कि कौन सी जगह का है ये,
लेकिन फ़ोटो में ये दिखाई दे रहा है। वो फ़ोटो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं है। मेरे पास तो कैमरा हुआ ही नहीं करता था। हम में से किसी के पास कैमरा था, वो कौन सा आता था, याचिका इलेक्ट्रो 35 शायद, और एक किसी के पास थे नेशनल के कैमरे जिसमें 24 फोटो ही आते थे, छोटे वाले, बहुत स्टिकर साइज की, वो छोटा सा टिकट साइज की उसमें रील हुआ करती थी उसकी नेगेटिव की, 110 का बोलते थे। तो कुछ फ़ोटो किसी ने इससे खींचे, कुछ फ़ोटो उससे खींचे। तो पिक्चर क्वालिटी जो भी आपके सामने है उस वक्त के हिसाब से पहली बार ये जो फ़ोटो दिखाई देती हैं कलर्ड, मुझे याद आ रहा है कि 82 में कुछ बाहर से ट्रैकर आए थे तो उनके पास कलर्ड फोटोग्राफ पहली बार हमने देखा था। फ्यूजी का जो रील आती थी, फ्यूजी वाली, उसमें ग्रीन का कलर का प्रभाव ज़्यादा होता था, ग्रीन कलर का। पहली बार हमने कलर्ड फोटो 82 में ही देखा था। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये लाल टिब्बा का है। पैदल ही मार्च किया था लाल टिब्बा में, जहाँ से हमारी धर्मशाला थी। यहाँ से लाल टिब्बा शायद 3-4 किलोमीटर रहा होगा। तो ये जो जगह है लाल टिब्बा में आज भी मौजूद है। यहाँ पे बायनाकुलर्स लगे हुए हैं और बायनाकुलर से हिमालयन रेंज दिखाई देती है। तो सब लोगों ने ग्रुप फोटो यहाँ खिंचवाया इसके ऊपर चढ़कर। एक अलग ही फीलिंग थी ना, नया उत्साह। ओहो, ये फोटो गलत आ गया बीच में, ये ट्रैक शुरू होने से पहले का आ गया। ये फोटो है देवलसारी का, जो हमारा ट्रैक नागटिब्बा के लिए आया था। तो देवलसारी में एक ये छोटा सा गेस्ट हाउस था शायद, यहाँ पे हम लोग टिके थे। ये सीरीज में थोड़ा मिसप्लेस हो गया है डालने से पहले, एनीवे। और उस वक्त हमने थत्यूड़ से देवलसारी ट्रैक किया था। अब तो शायद काफ़ी आगे तक बस है, लेकिन उस वक्त थत्यूड़ जो विलेज था वहाँ पर हमारा लास्ट रोड डेट था और हम पूरा का पूरा ट्रैक करके यहाँ देवलसारी पहुँचे थे। और काफ़ी पूरा दिन ही लगा था इसमें ट्रैक करने में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और पूरा स्नो ट्रैक था ये टोटल। बड़ा मज़ा आया था इसमें भी ट्रैक में चलने में, क्योंकि टोटल बर्फ़। पहले सड़क पे चले, उसके बाद ये हिली एरिया आ गया था, ये पहाड़ी पगडंडियों से होता हुआ रास्ता गया और तब हम देवलसारी पहुँचे थे। हाँ, अभी आ गया ना, लाल टिब्बा का ये फ़ोटो है। बीच में देवलसारी वाला फ़ोटो गलती से यहाँ पे सीरीज़ में आ गया। अब देखिए लाल टिब्बा पे भी कितना स्नो पड़ा हुआ है। और ठंडी भी काफ़ी थी। आपने देखा होगा सबने अपने कान वान सब ढके हुए हैं ज़्यादातर लोगों ने, क्योंकि ये नहीं पता लगता था ठंड लग गई तो क्या होगा। हमारे जो मार्गदर्शक थे, जो लीडर थे, उनको भी नहीं पता था कि ठंड लगेगी तो क्या हम करें, या कोई एक्सपोज़र हो गया तो उसके बाद हम क्या करें। लेकिन बस सब साथ ही थे, तो ठीक है, जो होगा हो जाएगा। और पूरी कोई प्रिकॉशन भी नहीं थी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस ट्रैक में जो हमारे सीनियर थे जो गए थे इस ट्रैक में, उनको स्नो का कभी एक्सपोज़र रहा होगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि उस वक्त भी उनके पास वही था जैसा हमारे पास था। स्पेशल उनकी कोई तैयारी ना उन्होंने हमें कोई गाइडलाइन दी थी। तो इसलिए कोई बात नहीं, सबके साथ इतना मज़ा आ रहा था तो कोई समस्या सी ऐसी कोई नहीं हुई। अभी जो फ़ोटो आया है ये हम चल चुके हैं देवलसारी से नागटिब्बा की चढ़ाई के लिए। अब ये काफ़ी स्टीप ग्रेडियंट है, स्टीप क्लाइम है यहाँ से। तो सब लोग चलते चलते थक के बैठे हुए हैं, इतने भारी भारी कपड़े पहन रखे थे, चलते चलते धीरे धीरे उतर गए हैं। और धूप भी अच्छी खासी खिली हुई है इस वक्त। और इस ट्रैक पर कहीं पानी वानी भी नहीं था, और हमें मालूम नहीं था कि आगे पानी नहीं है, पर हम तो ऐसे ही चल दिए। और शायद ही किसी के पास वाटर बॉटल भी नहीं थी इस वक्त।
बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के और बिना किसी मैप के, बस जैसे किसी ने बता दिया इधर से जाता है चल दिए, बिना किसी तैयारी के। अब ये जो फोटो है इसमें हम एक क्लाइंब करके, जो भी क्लाइंब थी, एक ग्रेडियंट था, उसको चढ़कर हम आए हुए हैं। प्लेटफॉर्म मिला हमें यहाँ पे, तो सब लोग चढ़ते चढ़ते घंटा 2 घंटा चढ़ने के बाद थके हुए महसूस हो रहे थे। तो सब लोग यहाँ पर अपना आराम कर रहे हैं इस वक्त। उत्साह भी है कि भाई हम ट्रैक पर आए हैं, अनजान रास्ता है और आइडिया भी कुछ नहीं है कि जा कहाँ रहे हैं। नाक टिब्बा यहाँ से, इस जगह से शायद अभी और 3-4 किलोमीटर आगे है, पर खुश हैं कि हाँ भाई ट्रैक करके आए हैं, सब साथ हैं, बस इसी का एक एहसास है। अब तो हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कहीं ट्रैक पे जाते हैं तो हमारे सीनियर्स के पास बस एक आइडिया था कि इधर को जाना है, वो भी पूछ पूछ के गांव वालों से, बाकी किसी को कुछ नहीं पता था किस डायरेक्शन में जाना है। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चले, थोड़ा हाइट गेन करी हमने, तो यहाँ पर अच्छा खासा स्नो पड़ा हुआ था, एक स्नो फील्ड मिला हमें यहाँ। तो सब लोगों ने ऐसे करके, इतनी सारी स्नो पहाड़ पे अगर दिखाई दे रही है तो सबको लगा भी चलो एक फ़ोटो तो होना चाहिए ऐसे में, तो एक छोटा सा ग्रुप फ़ोटो भी हो गया। अब देखिए विभिन्न मुद्राओं में सब लोग खड़े हुए हैं, अलग अलग तरीके का एक्सप्रेशन देकर फ़ोटो खिंचाया है। पहले ऐसे नहीं होता था क्या, मज़ेदार से एक्सप्रेशन दे देकर फ़ोटो खिंचाए जाते थे, आता था ना मज़ा। और वो भी ऐसे ट्रैकर जो पहली बार ट्रैक कर रहे हैं ऑलमोस्ट। हमारे 1-2 साथी को छोड़ के तो बाकी कोई पहले ट्रैकिंग का एक्सपोजर तो शायद था ही नहीं किसी को। और ऊपर से बर्फ़ मिल जाए तो बड़ा क्रेज़ आता है भाई, बर्फ़ में फ़ोटो खिंचाने हैं। यूँ तो क्रेज़ आज भी है बहुत सारे लोगों को बर्फ़ का, आज की पीढ़ी में मैं देखता हूँ बड़ा क्रेज़ है स्नो का। और आज बहुत अच्छे अच्छे कैमरे हैं, अब तो मोबाइल के अंदर ही इतने शानदार कैमरे होते हैं, इतने अच्छे पिक्सल के, इसका तो जवाब ही नहीं, इतने डिटेल्ड फ़ोटो आते हैं। तब तो बस इतना था, बस हाँ दिख जाए कि हाँ हम हैं, बस इससे ज़्यादा किसी को उम्मीद नहीं होती थी फ़ोटो में कि हाँ भाई कि अच्छा आएगा। अब आप देख रहे हैं एंगल भी नहीं पता किसी को कहाँ से फ़ोटो खींचना है और किसका किस तरीके से खींचना है, बस दिख गए और खींच दो। फ्रेम कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है किसी को कोई मतलब नहीं, बस फ़ोटो खींचना है, इसके अलावा कुछ मालूम ही नहीं है किसी को। हम में से जो थे उनको नहीं मालूम था, बाकी बहुत से लोग उस ज़माने में बड़े अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हुए हैं, प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हुए हैं, या जो लोग माउंटेन्स में लगातार जाते रहे हैं उनको एक आइडिया रहा है कि फ़ोटो किस तरीके से खींचनी चाहिए, कौन से कैमरे ले जाने चाहिए, कौन से लेंस होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो बस सब ऐसा ही चल रहा था। एक सर्टेन डिस्टेंस पर जाने के बाद हमें लगा यार बर्फ़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, थिक होती जा रही है, और हमारे पास कोई ऐसे कपड़े भी नहीं है, ना हमारे पास ऐसे शूज़ हैं। ये स्पोर्ट शूज़ रहे होंगे या फ्लीट होंगे बहुत से लोगों के, तो फ्लीट वो जो टेनिस शूज़ आते हैं वही पहन के आए हुए थे जो कपड़े वाले होते हैं। और ऐसे में लगा कि बर्फ़ ज़्यादा बढ़ गई है, अब थोड़ा घुटनों तक बर्फ़ आने लगी। सबने डिसाइड किया भाई अब वापस आ जाओ, क्योंकि ठंडा भी लग रहा है, सारे पैर चिल्ड भी हो रहे थे। तो सब वापस आ गए और उसी प्लेटफॉर्म पर आकर सबने अच्छे से खुशियाँ मनाई कि चलो जहाँ तक भी आए वहाँ तक आए। और जहाँ हमने डिसाइड किया था कि हमें अब वापस जाना है, तो शायद वहाँ से नाक टिब्बा 2-3 किलोमीटर होगा। मुझे उस वक्त तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं था नाक टिब्बा किधर को है, पर हमारे सीनियर्स ने कहा भाई थोड़ा और आगे है और बर्फ़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और हमारे पास बर्फ़ के लिए कोई साधन भी नहीं है। तो वापस आ गए हम। अब हम वापस देहरादून आए तो ये बस अड्डे पे देहरादून के डीएम हमको रिसीव करने आए। देखिए क्या बढ़िया नेटवर्क हमारे संस्था के सीनियर्स ने डेवलप कर रखा था कि इतने बड़े बड़े अधिकारी हमें सी ऑफ कर रहे थे और हमें रिसीव कर रहे थे। डीएम साहब बड़े खुश हुए यहाँ देहरादून के जो थे कि भाई हम लोग
एक बड़ा सा काम करके आए हैं, क्योंकि उस ज़माने में ट्रैकिंग को कहाँ लोग जानते थे। 84 में बहुत कम लोग परिचित थे ट्रैकिंग से, और जो लोग जाते थे तो उनके लिए तो बहुत नई सी चीज़ होती थी कि अच्छा ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, ट्रैकिंग होती क्या है। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता था। अब जैसे हमारी साइड में यहाँ मेरठ के अंदर किसी को नहीं पता ट्रैकिंग क्या है। बस 2-4 गिने चुने लोग जो पहले सीसी के साथ चले गए थे, उनको ही ट्रैकिंग का पता नहीं था, पता ही था खाली। हम जैसे को तो मालूम ही नहीं था कि ट्रैकिंग होती क्या है। लेकिन फिर भी चलो, बिना जाने भी बहुत कुछ जान गए। सबका एक्सपोजर पहली बार होता है। अब ये जो चित्र है, ये हमारे एक और पैटर्न का चित्र है, उनकी कोठी का चित्र है। प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ, उन्होंने अब खाने पर हम सबको आमंत्रित किया था, और वो हमारे पैटर्न थे मिस्टर अरुण जैन। आज संसार में नहीं है वो। ये मिस्टर अरुण जैन बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हुआ करते थे। यदि आपने नाम सुना हो, इलेक्ट्रा इंडिया के मालिक थे। इनकी स्पोर्ट्स में बहुत रुचि थी, इनकी टेबल टेनिस में रुचि थी काफ़ी। तो अक्सर टेबल टेनिस के जो नेशनल या यूपी लेवल, स्टेट लेवल के प्रोग्राम हुआ करते थे, तो खिलाड़ी इनके घर आया करते थे और ये पूरा ऑर्गेनाइज करते थे, पूरा स्पॉन्सर करते थे। तो ये उनकी कोठी का चित्र है। यहाँ पे उन्होंने हमें आमंत्रित किया था सक्सेसफुल प्रोग्राम के बाद। और ये जो हाथ मिला रहे हैं, ये हैं राजहंस प्रकाशन वाले राजेंद्र प्रसाद गोयल जी। ये हमारी संस्था के प्रेसिडेंट थे। ये भी इस संसार में आज की तारीख में नहीं है। और बीच में जो खड़े हैं वो हमारे राजकुमार गुप्ता जी, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हमारी एसोसिएशन के। मुझे ऐसा ध्यान पड़ रहा है कि सीसी का एक एक्सपीडिशन में एक एक्सीडेंट हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसमें हरमिंदर जी और तलवार जी गुजर गए थे, उनकी डेथ हुई थी सीवियर। उसमें राजकुमार जी गए थे, मुझे जहाँ तक ध्यान है, थोड़ा सा इन्होंने बताया था। तो ये राजकुमार गुप्ता जी हैं, आर के गुप्ता के नाम से पॉपुलर रहे हैं, और काफ़ी लोग इन्हें, पुराने लोग इन्हें जानते भी हैं। ये इनका ही ब्रेन चाइल्ड था, इसके पीछे संस्था बनाना, इनमें इनको काफ़ी रुचि रही है इस चीज़ की। अब जो ये जो एक लेटर आया है, अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे तो एक और इनविटेशन हमें मिला था। वो था पुलिस लाइन से। एसएसपी साहब ने, उस काल के एसएसपी साहब ने, जो 84 में थे, मेरठ के एसएसपी, उन्होंने हमें आमंत्रित किया था पुलिस लाइन में, क्योंकि उनको भी बड़ी प्रसन्नता हुई थी इस चीज़ की कि भाई हमारे मेरठ से एक ग्रुप ट्रैकिंग करके आया है। ये भी शायद हमारी संस्था में कुछ ना कुछ थे, मुझे एग्जैक्टली आज याद नहीं है। तो पुलिस लाइन में जाके भी हमें बहुत आनंद आया। अधिकारियों ने हमारा पूरा उत्साह बढ़ाया और बहुत सारी शुभकामनाएं भी दी आगे के प्रोग्राम के लिए। जहाँ भी हमें बुलाया गया, सब ने हमें अच्छी अच्छी विशेष दी कि आगे और भी आप प्रोग्राम कीजिए।